सोचो एक सेकंड के लिए, चेन्नई का एक लड़का, उसने आईआईटी मद्रास में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन जिस ब्रांच का सपना था कंप्यूटर साइंस, वो सिर्फ 0.01 ग्रेड पॉइंट से मिस हो गया। हाँ, बस 0.01। अब सोचो उसने क्या किया होगा। क्या उसने गिव अप कर दिया, सपना छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं। उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज की, लेकिन वही नहीं रुका। सीएस के दोस्तों के साथ बैठ बैठ के खुद प्रोग्रामिंग सीखी, खुद एआई सीखा और धीरे धीरे एक और बार सपना देखना शुरू कर दिया, गूगल को टक्कर देने का। और आज 2025 में वही लड़का एक ऐसी कंपनी चला रहा है जिसने गूगल जैसे टेक जाइंट की कुर्सी हिला के रखी है। उस लड़के का नाम है अरविंद श्रीनिवास और उसकी कंपनी का नाम है परप्लेक्सिटी एआई। पहले बात करते हैं गूगल की, एक ऐसी कंपनी जिसने इंटरनेट को सेव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इतना बड़ा कि सर्च करने को लोग गूगल करना बोलने लगे, जैसे कि अरे गूगल कर लो ना यार। लेकिन अब 2024 और 25 में गूगल के साथ कुछ अजीब होने लगा था। कभी तुमने नोटिस किया, तुम गूगल पे कुछ भी सर्च करो, सबसे पहले क्या दिखता है? एड्स और फिर और एड्स, और कभी कभी तो सिर्फ एड्स ही एड्स। जो एक्चुअल यूजफुल रिजल्ट्स होते हैं, जिसे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स बोलते हैं, वो नीचे पुश होता जाता है। इतना नीचे कि कभी कभी तुम्हें काफी स्क्रॉल करना पड़ता है, तब जाके कुछ जनरली यूजफुल चीजें मिलती हैं। ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं, ये एक्चुअल डाटा है। 2023 में अल्फाबेट, जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, उसने लगभग 305 से 307 बिलियन डॉलर रिवेन्यू कमाए। बहुत बड़ा नंबर। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इसमें से 77 से 87% पैसा सिर्फ एडवर्टाइजिंग से आया। और अगर सिर्फ गूगल सर्च की बात करें तो सर्च और अदर कैटेगरी ने अकेले 175 बिलियन डॉलर जनरेट किए। यानी गूगल की टोटल रिवेन्यू का अराउंड 57% सिर्फ सर्च से आता है। सिंपल वर्ड में समझो तो गूगल जो 3 रुपए कमाता है, उसमें से 2 रुपए सर्च और एड से आता है। अब जरा सोचो, अगर किसी कंपनी का इतना ज्यादा पैसा सिर्फ एड से आता हो तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर कौन होगा? एडवर्टाइजर्स, यूजर्स नहीं। और जब एडवर्टाइजर सबसे इंपॉर्टेंट हो आते हैं तो उसका सीधा इफेक्ट सर्च रिजल्ट्स पे दिखने लगता है। रिजल्ट क्या हुआ? इंटरनेट भर गया एसईओ स्पैम से। ऐसे आर्टिकल्स जो सिर्फ गूगल के एल्गोरिथम को खुश करने के लिए लिखे आते हैं, इंसानों के लिए नहीं। एआई जनरेटेड फिलर कंटेंट, लंबी लंबी पोस्ट, फैंसी हेडिंग, लेकिन अंडर एक्चुअल वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो। इसलिए लोगों ने एक अजीब ट्रिक यूज करनी शुरू कर दी। लोग गूगल पे सर्च करते वक्त एंड में रेडिट लिखने लगे, जैसे बेस्ट लैपटॉप अंडर 1 लाख रेडिट। लेकिन क्यों? क्योंकि वहाँ पे रियल लोग और रियल आंसर मिलते थे, ना कि एसईओ कंटेंट फार्म का एआई गार्बेज। और फिर इस स्टोरी में एक बड़ा ट्विस्ट आया, एआई ओवरव्यू। 2024 में गूगल ने एक नया फीचर लॉन्च किया, एआई ओवरव्यू। आइडिया सिंपल था, सर्च रिजल्ट्स के सबसे ऊपर एआई जनरेटेड समरी आ गई। तुम्हें अलग अलग वेबसाइट खोलने की जरूरत ही नहीं, बस एक बार देखो और तुम्हें सीधा आंसर मिल जाएगा। सुनने में काफी अमेजिंग लगता है ना? लेकिन फिर क्या हुआ? इंटरनेट पे कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट वायरल होने लगे जिन्होंने सबको शॉक कर दिया। गूगल का एआई बोल रहा था पिज्जा सॉस में नॉन टॉक्सिक ग्लू डालो, और कहीं तो आंसर आया रॉक खाओ हेल्दी है। और एक जगह तो एआई ने ये तक बोल दिया कि अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट मुस्लिम था। बस फिर क्या, ये स्क्रीनशॉट पूरे इंटरनेट पे वायरल हो गए और गूगल को काफी एम्बैरेसमेंट फेस करना पड़ा। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि गूगल के हेड ऑफ सर्च ने पब्लिकली आकर बोला, हाँ कुछ प्रॉब्लम है और हम इसे फिक्स कर रहे हैं। उसके बाद गूगल ने दर्जन से ज्यादा चेंजेस अनाउंस किए, जैसे रेडिट और यूजर जनरेटेड कंटेंट पे डिपेंडेंस कम करना, कुछ सेंसिटिव क्वेरीज पर एआई के ओवरव्यू को डिसेबल करना और सेफ्टी फिल्टर को और स्ट्रिक्ट बनाना। लेकिन तब तक एक प्रॉब्लम हो चुकी थी, ट्रस्ट में क्रैक आ चुका था और एक बड़ा इशू सामने आ गया। कई एनालिसिस में पता चला कि जब सर्च पेज पे एआई समरी आ आती है तो पब्लिशर की वेबसाइट पे जाने का ट्रैफिक 30% से गिर जाता है। मतलब इसका सीधा असर उनकी इनकम और सर्वाइवल पर पड़ रहा था। पब्लिशर की रोजी रोटी तक खतरे में आ गई थी। और इन सब इवेंट से पहले ओपन एआई का चैट जीपीटी 2022 में लॉन्च हो चुका था, जिसकी वजह से गूगल के अंदर एकदम से पैनिक मोड ऑन हो गया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गूगल के अंदर कोड रेड डिक्लेयर कर दिया गया। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि गूगल मैनेजमेंट ने इस सिचुएशन को इतना सीरियस माना कि सीईओ सुंदर पिचाई ने मल्टीपल टीम्स को एक क्लियर मैसेज किया कि गूगल एआई फीचर्स लॉन्च करो जल्दी अभी। मतलब गूगल को समझ आ गया था कि एआई सर्च की दुनिया को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। सीधी बात, गूगल को थ्रेट फील होने लगा। और इसी वक्त जब गूगल अपनी स्ट्रेटेजी रीथिंक कर रहा था, सैन फ्रांसिस्को में 28 साल का एक लड़का क्वाइटली अपना स्टार्टअप बना रहा था। उस स्टार्टअप का नाम था परप्लेक्सिटी एआई। 7 जून 1994 चेन्नई, तमिलनाडु। एक घर में एक बच्चा पैदा होता है जिसे क्रिकेट खेलने से ज्यादा क्रिकेट के नंबर्स पसंद थे। वो रन या सिक्स नहीं गिनता था, वो बैटिंग एवरेज, बॉलिंग इकोनॉमी और विन प्रोबेबिलिटी जैसे नंबर्स एनालाइज करता था। उससे शायद तब पता नहीं था, लेकिन बचपन से ही स्टैटिक्स और डाटा की सोच डेवलप कर रहा था। उस बच्चे का नाम था अरविंद श्रीनिवास। स्कूल में अरविंद काफी शार्प स्टूडेंट था। उसका सपना था आईआईटी जाना। उसने काफी मेहनत की और फाइनली आईआईटी मद्रास में उसे एडमिशन मिल गया। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, जो ब्रांच वो सबसे ज्यादा चाहता था, कंप्यूटर साइंस, वो उससे सिर्फ 0.01 ग्रेड पॉइंट से मिस हो गई। 0.01, बस इतने की डिफरेंस की वजह से उसे कंप्यूटर साइंस नहीं मिली। अब यहाँ कोई भी इंसान इजीली टूट सकता था, सोच सकता था कि करियर का डायरेक्शन चेंज हो गया है। लेकिन अरविंद ने हार नहीं मानी। वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में गया, लेकिन साथ में सीएस के दोस्तों के साथ बैठना कंटिन्यू रखा। कंप्यूटर साइंस की क्लास क्रॉस रजिस्टर करके अटेंड की। प्रोफेसर बलरामन रविंद्रन से मशीन लर्निंग सीखी और बाकी सब खुद से सीखा। खुद डीप लर्निंग पढ़ा और खुद प्रोग्रामिंग सीखी। एक तरफ उसकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री चल रही थी और दूसरी तरफ उसका
एआई के लिए पैशन और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। फिर 2017 में उसने बीटेक और एमटेक की डिग्री कंप्लीट की और उसके बाद उसने एक और बड़ा स्टेप लिया, अमेरिका की तरफ रुख कर लिया। फिर अरविंद पहुंचता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली, जहां उसने पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस स्टार्ट की। 2017 से 2021 के बीच उसने एआई के काफी एडवांस एरिया में काम किया, जैसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग, कंप्यूटर विजन के लिए कंस्ट्रक्टिव लर्निंग और ट्रांसफर बेस्ड जनरेटिव मॉडल। और ये कोई छोटी रिसर्च नहीं थी, उसके पेपर पब्लिश हुए एआई के टॉप कॉन्फ्रेंस में, जैसे न्यू IPS, ICLR और AAAI। लेकिन पीएचडी ने उसे सिर्फ एआई नहीं सिखाया है, एक और पावरफुल चीज समझाई, साइटेशन का पावर। अरविंद को रियलाइज हुआ कि एकेडमिया में तुम्हारी वैल्यू सिर्फ इस बात से नहीं होती है कि तुमने एक ग्रेट पेपर लिखा। असली वैल्यू तब बनती है जब दूसरे रिसर्चर तुम्हारे काम को साइट करते हैं और उसके ऊपर बिल्ड करते हैं। और यही आइडिया आगे चल के परप्लेक्सिटी एआई का कोर फिलोसफी बनने वाला था। इंटर्नशिप भी इंटरेस्टिंग थी, एक नहीं 3। सबसे पहले ओपन एआई लगभग 4 महीने। यहाँ अरविंद ने सीखा कि एआई लार्ज मॉडल एक्चुअली में कैसे बनाए जाते हैं। फिर डीप माइंड करीब 5 महीने। यहाँ उसने वर्ल्ड क्लास रिसर्चर के साथ काम करके समझा कि कटिंग एज एआई का रिसर्च का लेवल क्या होता है। और फिर आई गूगल, जहां उसने लगभग 1 साल काम किया और यहीं पर उसे एक इंपॉर्टेंट चीज समझ आई। अंदर से देखने पर उसने नोटिस किया कि कभी कभी इतनी बड़ी कंपनी में एड्स और बिजनेस इनिशिएटिव इतने पावरफुल हो जाते हैं कि प्रोडक्ट क्वालिटी सेकंड प्रायोरिटी बन जाता है। और वहीं से उसके दिमाग में एक थॉट आया कि अगर मैं खुद सर्च इंजन बनाऊं तो शायद मैं गूगल से बेटर एक्सपीरियंस दे सकता हूँ। 2022 सैन फ्रांसिस्को। यहीं पर अरविंद ने अपने कुछ क्लोज कोलैबोरेटर के साथ मिलकर स्टार्ट की परप्लेक्सिटी एआई। टोटल 4 को फाउंडर थे। सबसे पहले डेनिस याटस। डेनिस अरविंद का पीएचडी कलीग था बर्कली में। एक बार इंटरेस्टिंग चीज हुई, दोनों ने ऑलमोस्ट सेम रिसर्च का आइडिया एक ही दिन के अंदर इंडिपेंडेंटली लिख दिया। तभी उन्हें रियलाइज हुआ कि उनकी थिंकिंग कितनी सिमिलर है। तब से दोनों की स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन बन गई। परप्लेक्सिटी में डेनिस मेनली डीप एआई रिसर्च को हैंडल करता है। फिर आता है जॉनी हो। ये बंदा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की दुनिया में नेक्स्ट लेवल का टैलेंट था। उसने यूएसए को रिप्रेजेंट किया था इंटरनेशनल ओलंपियाड इन इंफॉर्मेटिक्स में, जो प्रोग्रामिंग का वर्ल्ड लेवल कंपटीशन था। और तीसरे को फाउंडर थे एंडी कॉनविंस्की। एंडी सिस्टम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपर्ट थे। वो डाटा ब्रिक्स के को फाउंडर भी रह चुके थे और लार्ज स्केल डाटा प्लेटफॉर्म बिल्ड करने में उन्हें काफी एक्सपीरियंस था। यानी टीम में एक तरफ डीप एआई रिसर्च, दूसरी तरफ इलाइट कोडिंग टैलेंट और तीसरी तरफ लार्ज स्केल सिस्टम का एक्सपीरियंस, तीनों एक साथ आ गए और कंपनी का विजन बिल्कुल क्लियर था। अरविंद ने एक सिंपल सा क्वेश्चन सोचा। गूगल का पेज रैंक आइडिया ओरिजिनली एकेडमिक सिटीजन सिस्टम से इंस्पायर्ड था, जहां रिसर्च पेपर्स एक दूसरे से साइट करते थे। तो फिर क्या हो अगर एक एआई असिस्टेंट बिल्कुल एकेडमिक पेपर की तरह काम करे, जहां हर सवाल का सोर्स हो, ताकि यूजर सिर्फ आंसर ही ना देखे, उसका प्रूफ भी देख सके। अब समझते हैं परप्लेक्सिटी एक्चुअली में करता क्या है, ये गूगल से कैसे अलग है। तुम कुछ सर्च करते हो और गूगल तुम्हें लिंक दे देता है, वो फेमस 10 ब्लू लिंक्स। उसके बाद का काम वो तुम्हें खुद करना पड़ता है। एक लिंक खोलो, फिर दूसरा और फिर तीसरा। कभी कभी 5 से 6 टैब ओपन हो जाते हैं। सब पढ़ना पड़ता है और फिर खुद डिसाइड करना पड़ता है कि एक्चुअली आंसर क्या है। मतलब सिंपल वर्ड्स में काम तुम खुद करते हो। लेकिन परप्लेक्सिटी थोड़ा अलग है। परप्लेक्सिटी को वो लोग आंसर इंजन कहते हैं। सबसे पहले ये रियल टाइम इंटरनेट पर मल्टीपल सर्च रन करता है, फिर रिलेवेंट आर्टिकल्स और डॉक्यूमेंट्स ढूंढता है और फिर उनसे इंपॉर्टेंट पार्ट निकालता है और फिर उन सब इन्फॉर्मेशन को एआई मॉडल LLM के पास भेजकर एक क्लियर समराइज आंसर बना देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर एक इंपॉर्टेंट लिंक के साथ एक रिसोर्स प्रोवाइड करता है, यानी नंबर फॉर्म में सोर्स। इसका मतलब तुम्हें क्लियरली दिख जाता है कि कौन सा फैक्ट कौन से सोर्स से आया है। अब बात करते हैं परप्लेक्सिटी मॉडल की स्ट्रेटेजी की, क्योंकि यहाँ पे अरविंद का अप्रोच काफी डिफरेंट है। शुरुआत में परप्लेक्सिटी ने एक सिंपल रूट लिया। उन्होंने ओपन एआई का GPT 3.5 यूज किया और सर्च के लिए बिंग का API। रीजन सिंपल था, प्रोडक्ट जल्दी लॉन्च करो, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन आज परप्लेक्सिटी का सिस्टम काफी इवॉल्व हो चुका है। अब ये मल्टी मॉडल अप्रोच यूज करता है। मतलब एक ही एआई का मॉडल नहीं, बल्कि मल्टीपल मॉडल। ओपन एआई का GPT-4 और GPT-5, एंथ्रोपिक का क्लाउड और गूगल का जेमिनाई, और परप्लेक्सिटी के खुद के फाइन ट्यून मॉडल जैसे सोनार को यूज करता है। अब जब भी तुम कोई क्वेश्चन पूछते हो तो सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सा मॉडल सबसे फास्ट, सबसे सस्ता और सबसे एक्यूरेट आंसर दे सकता है। फिर वही मॉडल यूज होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पर भी परप्लेक्सिटी ने एक बड़ा स्टेप लिया है। कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के साथ $100 मिलियन का कमिटमेंट साइन किया है एज्योर फाउंड्री प्रोग्राम के थ्रू एआई मॉडल को एक्सेस करने के लिए। साथ ही AWS भी यूज हो रहा है कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अरविंद का लॉजिक काफी सिंपल है। फाउंडेशन मॉडल धीरे धीरे कम्युनिटी बन रहे हैं। साथ ही AWS भी यूज हो रहा है कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अरविंद का लॉजिक काफी सिंपल है। उसका कहना है फाउंडेशन मॉडल धीरे धीरे कम्युनिटी बन रहे हैं। अगर तुम्हारे पास $10 बिलियन नहीं है अपना मॉडल ट्रेन करने के लिए, तो उस रेस में घुसने का क्या फायदा। उससे बेटर है फोकस करो एप्लीकेशन लेयर पे, बेटर UI पे, बेटर इन्फॉर्मेशन पे, बेटर समरी पे, और मॉडल्स मल्टीपल प्रोवाइडर्स के ऊपर बिल्ड करो। सिंपल स्ट्रेटेजी लेकिन
काफी स्मार्ट। अब सवाल आता है परप्लेक्सिटी का प्रोडक्ट एक्चुअली कैसा है और यूजर को क्या मिलता है। सबसे पहले फ्री टायर की बात करते हैं। इसमें आप परप्लेक्सिटी फ्री में यूज कर सकते हो। क्विक सर्चेस अनलिमिटेड होती है, लेकिन एडवांस मॉडल्स और क्वेरीज पर डेली लिमिट होती है। फिर आता है परप्लेक्सिटी प्रो जो लगभग $20 पर मंथ और $200 पर ईयर का है। इसमें तुम्हें मिलता है एक्सेस पावरफुल एआई मॉडल का, जैसे ChatGPT-4 और क्लाउड। साथ ही अनलिमिटेड प्रो सर्च, फाइल और इमेज अपलोड, इमेज जनरेशन और कोपायलट मोड। इसमें आंसर में ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं और एक्सपीरियंस एड फ्री होता है। उसके बाद है मैक्स टायर जो पावर यूजर्स के लिए है। ये करीब $200 पर मंथ का प्लान है, जिसमें हाईएस्ट लिमिट, लेटेस्ट मॉडल और अर्ली फीचर्स मिलते हैं। और कंपनीज के लिए एंटरप्राइज प्रो लगभग $40 पर यूजर पर मंथ। इसमें टीम्स के लिए एडमिन कंट्रोल और कोलैबोरेशन टूल्स मिलते हैं। फिर कुछ स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस भी हैं, जैसे परप्लेक्सिटी फाइनेंस, शॉपिंग वर्कफ्लो और डेवलपर्स के लिए सर्च एपीआई भी है, जिससे वो अपने ऐप में परप्लेक्सिटी का वेब सर्च इंटीग्रेट कर सकते हैं। और सबसे यूजफुल चीज, तुम फॉलो अप क्वेश्चन पूछ सकते हो, बिल्कुल कन्वर्सेशन की तरह। मतलब सर्च अब एक चैट जैसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। अब आते हैं वो पार्ट पे जिसे देखकर इन्वेस्टर सच में दीवाने हो गए, नंबर, ग्रोथ और पैसा। 2023 में परप्लेक्सिटी का ARR सिर्फ $7 मिलियन था। देखने में एक छोटा सा स्टार्टअप लगता है, लेकिन सिर्फ एक साल बाद 2024 के एंड तक $63 मिलियन ARR हो गया। मतलब लगभग 800% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। फिर ग्रोथ और तेज हो गई। मार्च 2025 कंपनी का रिवेन्यू रन रेट $100 मिलियन क्रॉस कर गया। जून 2025 एनुअलाइज रिवेन्यू लगभग $148 मिलियन तक पहुंच गया। और अब मैनेजमेंट का 2026 का टारगेट है लगभग $656 मिलियन रिवेन्यू। सोचो कितनी क्रेजी स्पीड से ग्रोथ हो रही है। और सिर्फ रिवेन्यू ही नहीं, यूजर्स भी एक्सप्लोड हो रहे हैं। परप्लेक्सिटी के पास रफली 30 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स आ चुके हैं। सिर्फ मई 2025 में प्लेटफॉर्म ने 780 मिलियन क्वेरी प्रोसेस की। और प्रोजेक्शन कह रहे हैं 2026 तक 45 मिलियन मंथली यूजर्स हो सकते हैं। और क्वेरी की ग्रोथ मंथ ओवर मंथ 20% से भी ज्यादा। अब फंडिंग की वैल्यूएशन का रोलर कोस्टर देखो। जनवरी 2024 कंपनी की वैल्यूएशन थी $520 मिलियन। जून 2024 वैल्यूएशन जंप करके $3 बिलियन हो गई। दिसंबर 2024 फिर जंप 9 बिलियन। इस राउंड में इन्वेस्टर थे एनवीडिया, जेफ बेजोस और करीब $500 मिलियन रेज हुआ। सितंबर 2025 वैल्यूएशन पहुंच गई $20 बिलियन। इस राउंड में $200 मिलियन रेज हुआ और टोटल फंडिंग हो गई लगभग $1.22 बिलियन। सोचो सिर्फ 2 साल, एक ऐप और वैल्यूएशन पहुंच गई $20 बिलियन। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि मिड 2024 में परप्लेक्सिटी एक बड़े कंट्रोवर्सी में फंस गया। फोर्ब्स ने एक्यूज किया परप्लेक्सिटी ने उनका आर्टिकल ऑलमोस्ट कॉपी कर दिया है। फिर वाइड ने इन्वेस्टिगेशन पब्लिश की, जिसमें क्लेम किया गया कि परप्लेक्सिटी ने कुछ वेबसाइट का कंटेंट स्क्रैप किया है। अब सवाल ये है कि परप्लेक्सिटी करे क्या। कंपनी ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया, पब्लिशर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में कुछ बड़े मीडिया पार्टनर ज्वाइन हुए, टाइम्स, डेयर, फॉर्चून, एंटरप्रेन्योर, द टैक्सेस और wordpress.com। मॉडल बिल्कुल सिंपल था। अगर परप्लेक्सिटी किसी पार्टनर पब्लिशर का आर्टिकल साइट करता है और उस इंटरेक्शन से रिवेन्यू जनरेट होता है, तो उस पब्लिशर को डबल डिजिट % शेयर मिलेगा। और अगर किसी एक आंसर में मल्टीपल आर्टिकल यूज होते हैं तो सबको अपना शेयर मिलेगा। टारगेट था करीब 30 पब्लिशर को ऑनबोर्ड करना। साथ ही पब्लिशर को फ्री API एक्सेस और टूल भी दिए जाने वाले थे। लेकिन सब पब्लिशर कन्विंस नहीं हुए। कई पब्लिशर ने सीधा कोड का रास्ता चूज किया। और यहीं से परप्लेक्सिटी सिर्फ एक टेक प्रोडक्ट नहीं, एक लीगल बैटल फील्ड बन गया। सबसे पहले न्यूज कॉर्पोरेशन, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल का ओनर है, ने लेट 2024 में लॉसूट फाइल किया। फिर अर्ली 2026 में एक और इंटरेस्टिंग केस आया। एनसाइक्लोपीडिया ने न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट में केस फाइल किया। और रेडिट ने भी परप्लेक्सिटी पे केस फाइल किया है। रेडिट का एलिगेशन ये है कि परप्लेक्सिटी को वो रेडिट से ट्रेन कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ परप्लेक्सिटी नहीं, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट और दूसरी एआई कंपनीज भी ये लॉसूट फेस कर रही है। मतलब पूरा एआई इंडस्ट्री एक लीगल स्टॉर्म के बीच में है। और असली डिबेट क्या है, एक साइड पर पब्लिशर कह रहे हैं कि तुम हमारा कंटेंट एआई आंसर में दिखा देते हो, यूजर्स को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, फिर वो हमारी वेबसाइट पे क्यों आएगा, हम कैसे सर्वाइव करेंगे। और दूसरी साइड पर एआई कंपनी कह रही है कि हम सिर्फ पब्लिकली अवेलेबल आर्टिकल्स का समरी देते हैं। लेकिन पॉसिबल सॉल्यूशन भी डिस्कस हो रहे हैं, जैसे स्पॉटिफाई स्टाइल रिवेन्यू शेयरिंग, कंपलसरी लाइसेंस या फिर स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूशंस और टैरिफ बैक सिस्टम। इसलिए ये सिर्फ परप्लेक्सिटी का केस नहीं है, ये पूरा एआई इंडस्ट्री का फ्यूचर डिसाइड करने वाला फाइट बन चुका है। अब आते हैं असली सवाल पर, क्या परप्लेक्सिटी सच में गूगल को बीट कर सकता है। सबसे पहले समझते हैं गूगल की असली ताकत क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन, गूगल के पास सर्च है, क्रोम ब्राउजर है, एंड्रॉइड है और आईफोन पे डिफॉल्ट सर्च बनने के लिए गूगल एप्पल को हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर देता है। मतलब दुनिया के ज्यादातर लोग जब इंटरनेट यूज करते हैं तो गूगल ऑलरेडी वहाँ होता है। परप्लेक्सिटी के साथ क्या है, तुम्हें खुद ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा या एक्सटेंशन लगानी पड़ेगी। लेकिन हाँ, फायरफॉक्स में एक सर्च ऑप्शन बन गया है, जो एक छोटी विन है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का गैप बहुत बड़ा है। दूसरी ताकत, डेटा और एड इकोसिस्टम। गूगल हर दिन लगभग 8.5 बिलियन सर्चेस प्रोसेस करता है। इतना सारा सर्च डाटा
क्लिक बिहेवियर्स, एडवर्टाइजर्स रिलेशनशिप, ये सब बिल्ड करने में डिकेड्स लगे हैं और ऑनेस्टली इस लेवल का इकोसिस्टम रिप्लिकेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और तीसरी ताकत कैपिटल और कंप्यूट। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट हर साल टेंस ऑफ बिलियंस डॉलर एआई रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करते हैं, कस्टम चिप्स बनाते हैं, ह्यूज मॉडल को ट्रेन करते हैं और परप्लेक्सिटी वो लार्जली उन्हीं कंपनीज के मॉडल को यूज करता है, उन्हीं के क्लाउड प्लेटफॉर्म पर रन करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परप्लेक्सिटी के पास स्ट्रेंथ नहीं है। सबसे पहली स्ट्रेंथ आंसर क्वालिटी और साइटेशन। रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स और एसईओ नॉलेज वर्कर्स जो एसईओ स्पैम्स और लो क्वालिटी आर्टिकल से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, वो परप्लेक्सिटी को यूज करना प्रीफर करते हैं। दूसरी स्ट्रेंथ रैपिड प्रोडक्ट इंटीग्रेशन। अरविंद खुद अपना प्रोडक्ट डेली यूज करता है। कंपनी में एक स्ट्रॉन्ग बाइस फॉर एक्शन कल्चर है, इसलिए परप्लेक्सिटी काफी जल्दी नए फीचर्स वाले वर्टिकल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देता है, कभी कभी गूगल से भी फास्ट। और तीसरी स्ट्रेंथ रियल ग्रोथ। कंपनी का ARR सिर्फ सिंगल डिजिट मिलियन से बढ़कर $100 मिलियन प्लस हो गया है सिर्फ 2 साल में। मतलब लोग सिर्फ ट्राई नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में पे भी कर रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग एंगल है पब्लिशर प्रोग्राम। अगर ये मॉडल स्केल हो गया तो परप्लेक्सिटी शायद पब्लिशर के साथ ज्यादा फ्रेंडली एआई प्लेटफॉर्म बन सकता है, स्पेशली उस टाइम जब मीडिया कंपनीज गूगल के एआई ओवरव्यू से ऑलरेडी डर रही हैं। ये सिर्फ एक स्टार्टअप की कहानी नहीं है, ये एक आइडिया की कहानी है। एक ऐसा आइडिया जब तुम्हें कोई आंसर मिले तो उसके साथ सोर्स भी हो, ताकि तुम ब्लाइंडली बिलीव ना करो, वेरीफाई भी करो। एक ऐसा आइडिया कि नॉलेज सबके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। और अगर हर इंसान रोज थोड़ा सा नया सीख कर सोता है तो शायद दुनिया थोड़ी सी बेटर बन सकती है। इसलिए चाहे परप्लेक्सिटी कल गूगल को बीट करे या ना करे, एक चीज क्लियर है, ये आइडिया ऑलरेडी जीत चुका है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर बताओ कि आप क्या यूज करते हो, गूगल या परप्लेक्सिटी या दोनों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।